So next chapter is gravitation. तो ग्रेविटेशन अपने पास मैक्सिमम पार्ट अपने पास ग्रेविटेशन का वो है जो हमने अभी तक जो थोड़ा बहुत हमने 9th क्लास में पढ़ा था। मैं उसके बेसिक कंसेप्ट अभी बताऊंगा और उसके बाद हम जो 11th क्लास का जो मेन कंसर्न है उसको डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशन अपने पास है, कोई भी दो मासेज है। सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, कोई भी दो मासेज होनी चाहिए। ठीक है, समथिंग लाइक मास m1 है और ये मास m2 है। ऑब्जेक्ट की शेप कैसे भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी टाइप की शेप। दो मासेज है जिनका मास अपने पास m1 m2 है, कोई भी वैल्यू हो सकती है अपने पास m1 m2 की। और दोनों मासेज के सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है, दिस इज सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, राइट। दिस सेंटर टू सेंटर सेपरेशन समथिंग लाइक r, दोनों का सेपरेशन जो हमने क्या मान लिया, r मान लिया। तो बोलता है जो न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन लॉ दिया था, वो बोलता है कि अपने पास दो मासेस जिनके मासेस की वैल्यू पता है और उनका सेंटर टू सेंटर सेपरेशन पता है, राइट। ये मेन पॉइंट है कि सेंटर टू सेंटर सेपरेशन अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। Then the force acting between these two masses is given by F. It is directly proportional to the product of masses m1 and m2. ठीक है, दोनों masses का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, राइट। इन दोनों को यदि हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके अपने पास बनता है m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपने पास जो आता है वो आता है कैपिटल जी, दैट इज m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे हम जी को डिफाइन करेंगे। जी क्या है अपने पास, जी अपने पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज नॉट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मतलब इसकी वैल्यू ऑल ओवर द यूनिवर्स किसी भी जगह पे कांस्टेंट रहेंगे। एंड द वैल्यू ऑफ दिस गाय इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स 2। ठीक है, दिस इज SI यूनिट ऑफ दिस वन, राइट। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। इसमें मेन कंसर्न है दोनों मासेस का प्रोडक्ट, राइट। और अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उन दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन, सेंटर्स का सेपरेशन। तो जो दो मासेस है अपने पास, उनका वैल्यू यदि अपने पता है और सेंटर टू सेंटर सेपरेशन पता है तो हम दोनों के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। अनदर प्रॉपर्टी इज दैट ये ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। इसमें कोई रिपल्सन जैसा ऑप्शन नहीं होगा। मासेस कैसे भी हो, किसी भी टाइप के हो, यदि दो मास की वजह से किन्हीं भी दो मासेस के बीच में यदि फोर्स लग रहा है तो मास की वजह से जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स होगा। ठीक है, वो कोई प्लैनेट हो सकता है, वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी रैंडम दो बॉडीज हो सकती है। उन दोनों में यदि कोई भी मास है तो उसकी वजह से अपने पास दोनों में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगेगा उनका सोर्स है अपने पास मास। ठीक है, और वो ऑलवेज कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास है ग्रेविटेशन फोर्स होगा, वो सेंट्रल फोर्स होगा। कैसे होगा अपने पास, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है ये सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि सरफेस का ये वाला पार्ट सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होगा, नहीं। जैसे आप सेंटर से किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करना स्टार्ट करोगे तो वहीं से अपने पास ग्रेविटेशन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये अपने पास कोई भी दो रैंडम ऑब्जेक्ट हमने लिए, मास m1 m2 को कोई भी हमने दो रैंडम ऑब्जेक्ट लिए। लेकिन पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं अर्थ की, ठीक है, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं, राइट। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटी। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेविटी। यानी सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो वो सिर्फ क्या होगा अपने पास, वो ग्रेविटी होगा। तो ग्रेविटी के यदि यहाँ पे करें तो अर्थ अपने पास, अर्थ को हम कंसिडर करेंगे, इसकी जो प्राइमरी जंक्शन है वो प्राइमरी जंक्शन है अपने पास अर्थ, वो परफेक्टली हम स्फीयर कंसिडर करेंगे अर्थ को, राइट। इसका जो रेडियस है वो हर साइड में क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हो, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। ये भी रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा। ठीक है, जो जो अपने पास रियल अर्थ है उसका इमेजिन नहीं करेंगे हम, जो करेंगे परफेक्ट स्फीयर को इमेजिन करेंगे, परफेक्ट स्फीयर को हम स्टडी करेंगे। तो सेंट्रल फोर्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखिए, ये अपने पास अर्थ है, अर्थ का कोई भी मास अपने पास, हम लेट द मास ऑफ दिस अर्थ इज कैपिटल एम। ठीक है, जो अर्थ के केस में जब भी रेडियस की वैल्यू बात करें तो रेडियस का जो एवरेज अर्थ का रेडियस है वो अपने पास 6400 किलोमीटर और 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा अपने पास, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये अपने पास अर्थ का एवरेज रेडियस है। जब भी आप अर्थ के एवरेज रेडियस की बात करेंगे तो ऑलवेज ये वैल्यू लिखेंगे। ओके, मास ऑफ द अर्थ कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू मेरे पास अभी नहीं है, तो हम मैक्सिमम अपना यूज होगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ ही यूज होगा। तो यदि हम कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के इस सरफेस पे रखते हैं,
ठीक है, तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट का मास समथिंग लाइक स्मॉल एम है, अर्थ का मास समथिंग कैपिटल एम है। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड इस सेंटर। क्या है, अर्थ अपने पास इस ऑब्जेक्ट को कहाँ अट्रैक्ट करेगी, टुवर्ड इस सेंटर। और अर्थ जितना इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी, दैट वैल्यू ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है और अर्थ इस ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, देन द वैल्यू इज गिवन बाय जी कैपिटल एम स्मॉल एम एंड द सेपरेशन, यदि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देन द सेपरेशन इज समथिंग आर, राइट। तो अर्थ का रेडियस होगा वही अपने पास क्या होगा, सेपरेशन होगा। यदि हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं तो हमारे हमारे सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच में बहुत जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ का रेडियस ही होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा वेरिएशन, यदि हम इस वैल्यू को यदि इंक्लूड भी करें तो मैटर नहीं करेगा, राइट, बहुत माइन्यूट सा। यदि हम अर्थ के सरफेस से जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, उन सभी ऑब्जेक्ट का जो सेपरेशन लेंगे वो अर्थ का क्या लेंगे, अर्थ का रेडियस यूज करेंगे, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड, एनी ऑब्जेक्ट which is placed over the surface of earth, over the surface of earth, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट मान लें आप उसको, ठीक है, सरफेस अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, देन द सेपरेशन देयर सेंटर, देन द सेपरेशन between their centers, between those two objects, right, between their centers will be r। तो अपने पास क्या, उनका सेपरेशन r होगा, राइट, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। वो क्या होगा अपने पास, रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज, ठीक है भाई। तो ये अपने पास कुछ बेसिक था ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, जो हमने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी का जो 11th क्लास के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर को यूज करके हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, राइट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का यदि डायमेंशन फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास देखिए फॉर्मूला भी अपने पास था, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला किसका निकालना है, जी का निकालना है, जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो उसको एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे, दैट विल बी इज इक्वल्स टू एफ m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एफ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m1, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m2 अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी, ठीक है। तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला हम पहले पढ़ते हैं, दैट इज इक्वल्स टू m(L(T)-2। m1 इज द मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m होगा, अगेन m2 इज द मास, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, m होगा, सॉरी ये गलत हो गया, अपॉन में आएगा, सॉरी ये डिनोमिनेटर पे आएगा, r ऊपर जाएगा, सॉरी देखिए g इधर अपने पास f इज इक्वल्स टू, तो g इज इक्वल्स टू अपने पास इधर आएगा f इंटू आर स्क्वेयर अपॉन में m1 m2, ठीक है। तो f का अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला होगा mLT-2, इसके बाद आर स्क्वेयर है तो L2 हो जाएगा, अपॉन में मास है तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, दैट विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ g, ठीक है। तो m से अपने पास क्या गया, m गया, तो यहाँ पे क्या हो गया LT-2 L2 अपॉन में m, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ g and this can be written as m to the power -1 L to the power 3 T to the power -2, दिस इज इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी, राइट। एसआई यूनिट लिखना चाहो तो आप यहाँ से एसआई यूनिट भी लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। जो एसआई यूनिट यहाँ पे क्या होगा, ऊपर एफ है, ऊपर आर स्क्वेयर है, न्यूटन मीटर स्क्वेयर, अपॉन में मास इंटू मास यानी kg-2, दिस इज द एसआई ऑफ जी, ठीक है। ये एसआई यूनिट रहेगी अपने पास जी की, और जो इसकी वैल्यू है वो यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू क्या है अपने पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये कुछ बेसिक फंडास थे अपने पास, बेसिक नोटेशन थी अपने पास ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। बट डायमेंशन फॉर्मूला हमारा लिए क्या था, एक नया वैल्यू था, तो इस नए वैल्यू को हमने जैसे तैसे पढ़ा। नेक्स्ट अपने पास जो टर्म है, जब अर्थ अपने पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी, जैसे दिस द अर्थ, राइट, और ये ऑब्जेक्ट है, इस टाइम पे अर्थ का रेडियस है वो समथिंग लाइक आर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो समथिंग लाइक एच है, ठीक है, एच अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और टोटल जो सेपरेशन है वो हमने मान लिया समथिंग लाइक स्मॉल आर, ठीक है। इस बार हमने जो अर्थ ऑब्जेक्ट है और सरफेस के ऊपर नहीं, एक्चुअली अर्थ सरफेस से ज़्यादा ऊपर है, राइट, उसको हम कोई भी हाइट हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो टोटल सेपरेशन अपने पास आर ये आ गया। इस ऑब्जेक्ट का मास वो है वो स्मॉल एम है, और इस ऑब्जेक्ट का मास है जो अर्थ है उसका मास कैपिटल एम है। तो अर्थ क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी,
यदि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी तो अर्थ इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर नहीं आएगा, बिकॉज द सेपरेशन सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज समथिंग लाइक स्मॉल आर, राइट। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप यदि फोर्स अप्लाई करोगे, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। यानी इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में और वो भी सिर्फ एफ है, दैट इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सलेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। सो सम ऑफ फोर्स की वैल्यू पुट करें तो वो सिर्फ सम ऑफ फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में है, दैट इज गिवन बाय जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम ए। स्मॉल एम से स्मॉल एम गया अपने पास, तो ये क्या आ गया, जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, ये आ गया एक्सलेशन। दिस इज द एक्सलेशन ड्यू टू अर्थ, ये अर्थ की वजह से एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ है, किसमें, इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। देन दिस टर्म इज डिनोटेड बाय बेसिकली स्मॉल जी, दिस टर्म को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिपेंड अपॉन जी एम अपॉन में आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्मॉल जी, राइट। ये अपने पास क्या आ गया, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द एक्सलेशन ड्यू टू, अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। दिस मीन दिस इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो दिस इज इनफ, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डिपेंड करता है अपने पास, आप जो भी वैल्यू पुट करोगे, स्मॉल आर की जगह यदि आपको अर्थ सरफेस के ऊपर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, इन दैट केस स्मॉल आर बिकम कैपिटल आर, स्मॉल आर बिकम कैपिटल आर हो जाएगा अर्थ सरफेस के ऊपर, एग्जैक्टली इसके ऊपर सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास। तो देखिए जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, और डिस्टेंस एक पर्टिकुलर वैल्यू जो अपने पास, जैसे यहाँ से जितना ऊपर होते जाएंगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, राइट। और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कैप स्मॉल एम, और स्मॉल एम का कोई एक्सप्रेशन नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब अर्थ जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के मास पे, किस पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के मास पे। तो या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं, जो बेसिक एनालॉजी है, आप किसी भी लाइक एक हाथी को इतने ऊपर से गिराएं या फिर एक पंख को इतने ऊपर से गिराएं, जब आप दोनों को गिराएंगे तो दोनों में एक्सलेशन क्या होगा, सेम प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट के मास पे, जब ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता तो दोनों में कैसा प्रोड्यूस होगा, सेम एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा। तो सो दिस द एनालॉजी कि अपने पास किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को आप कितनी भी हाइट से गिराएं वो ऑलवेज अर्थ को टच कर, सेम हाइट से यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो अर्थ को सेम टाइम में हिट करेंगे, सेम टाइम पे क्या करेंगे, हिट करेंगे अर्थ को किसी भी हाइट से, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड नहीं करता मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे।